अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कहिए क्या हाल है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आपने मेरे टेलीफोनों सेल फोन्स के जो लॉस्ट है उसके बारे में पूछा है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। मैं समझती हूँ बैड थिंग्स को रिकॉल नहीं करना चाहिए, ना ही उनका तज़किरा करना चाहिए, क्योंकि बैड थिंग्स का तज़किरा करने से आपके ब्लड के अंदर एक नेगेटिव सा मादा पैदा होता है जो आपको डाउन कर देता है। इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि कभी भी जो बैड थिंग्स हैं उनको दोहराए ना। इसके अलावा और बड़े बड़े मज़े के आप सवाल करते हैं। आज मैं देख रही थी, आपने पूछा हुआ है मैं अपने बारे में बताऊं। मेरे बारे में तो आप यूट्यूब पे जाके मेरा नाम लिखे, जो कि मुझे ख़ुद भी नहीं मालूम था। वो वैसे ही क्या मजाक मजाक में यूट्यूब पे मेरा नाम लिखा गया। मेरे हस्बैंड ने कहा कि यूट्यूब पे आप अपना नाम लिखे। मैंने कहा मेरा नाम यूट्यूब पे क्यों होएगा। उन्होंने जब लिखा तो ओ फल्ला, इतना खूबसूरत बायोडाटा मेरा सारे का सारा यूट्यूब पे था। तो बाकी आप कहते हैं कि ब्रिगेडियर साहब से मेरी शादी जो है उसके बारे में मैं बताऊं कि कैसे हुई। ये सब ऊपर से होता है। कोशिश इंसान दुनिया में करता है, लेकिन जो कुछ यहाँ लिखा होता है ना वही होता है। इसलिए ब्रिगेडियर साहब से मेरी शादी जो है वो बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल तरीके से हुई थी, जैसे कि आम तौर पे हमारी सोसाइटी में हुआ करती है। इनकी जो बड़ी सिस्टर थी, खुदा उन्हें गरीक रहमत करे, रज़िया भट्ट साहिबा, वो मुझे जानती थी एज ए राइटर। तो एज कोकप्पा जब जानती थी, उन्होंने अपने भाई के लिए प्रपोज़ किया और बस शादी हो गई। इतनी सी कहानी है, उसमें कोई इतना लंबा चौड़ा वो नहीं है कि कोई कोर्टशिप या कोई रोमांस या कुछ। नो, जस्ट नॉर्मल। गुड लक। ये भी मैं कहूँगी यहाँ लिखा होता है, ये ऊपर लिखा होता है कि हम दोनों के मिजाज मिलते हैं। हालांकि हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, कोई ताल्लुक़ नहीं था, कोई रिश्तेदारी नहीं थी, कोई दोस्ती नहीं थी, कोई मेल मिलाप नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक दूसरे को कभी देखा तक नहीं था। तो ये सब ऊपर से होता है। तो मिजाजों का मिलना ये भी एक किस्मत की बात है। तो हमारे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के मिजाज बहुत मिलते हैं काफ़ी हद तक। खालिद में ज़रा गुस्सा ज़्यादा है, मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल करना जानती हूँ। मुझे कितना भी गुस्सा आए, मेरा मुंह उतना ही ज़्यादा बंद हो जाता है जितना शदीद गुस्सा हो, और मैं कभी उसका इजहार नहीं करती, ना ही मैं मतलब शो करती हूँ। तो इस लिहाज से बस इतना फ़र्क है। तो उसके अलावा उनको जो खाने में चीज़ें पसंद है ना, वो ज़रा मेरे से डिफरेंट है। उन्हें पाए, निहारी, गोश्त बहुत ज़्यादा, और मीठी चीज़ें, आई मीन के डिज़र्ट्स, वो बहुत पसंद है। मैं तो डिज़र्ट्स के करीब भी नहीं जाती हूँ, और बहुत कम, अभी चखूँगी तो 1-2 टीस्पून, उससे ज़्यादा नहीं। मुझे चाइनीज़ फूड बहुत पसंद है। अच्छा बना हुआ चाइनीज़ फूड होना वो मुझे पसंद है। इसके अलावा आप लोगों ने जितने सवाल पूछे हैं उस पर तो हर सवाल के ऊपर एक एक वीलॉग बन सकती है। तो आज का आपका जो एक सवाल था ना कि मेरी ब्रिगेडियर साहब से शादी कैसी हुई, ये मैंने इसका जवाब दे दिया है। और मेरे बारे में आप क्या जानना चाहेंगे? एक खुली किताब की तरह मेरी ज़िंदगी है। और हाँ, मुझे सेइंग्स, गोल्डन सेइंग्स बहुत अच्छी लगती हैं। तो समटाइम्स फ़ोन में जब बहुत ज़्यादा मवाद इकट्ठा हो जाता है ना, तो मैं डिलीट कर रही होती हूँ, तो उसमें से जो खूबसूरत बातें किसी ने भेजी होती हैं वो मैं डायरी में नोट कर लेती हूँ। जैसे इस वक्त मेरे हाथ में ये एक छोटी सी डायरी है जिसमें मैं इस तरह की गोल्डन सेइंग्स जो हैं, अब आई डोंट नो कि आवाज़ कैसी आ रही है यहाँ खुले में और बगैर माइक के, एनी हो, ये भी एक टेस्टिंग ही सही। अच्छा जी, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। वो है दुआ और मुस्कुराहट, 2 अनमोल तोहफे हैं, हमेशा बांटते रहिए। फिर एक है
बख़ील आदमी की दौलत इस वक्त ज़मीन से निकलती है जब वो ख़ुद ज़मीन के नीचे चला जाता है। बख़ील कहते हैं जो ना अपने पे ख़र्च करता है ना किसी पे ख़र्च करता है। कंजूस कहते हैं जो अपने पे तो ख़र्च करता है, किसी पे नहीं ख़र्च करता। तो बख़ील आदमी वो होता है ना ख़ुद अपने पे करता है, ना ही अपने किसी और जानने वाले रिश्तेदार बच्चों तक पे। अच्छा, एक और है, जब तुम बग़ैर किसी वजह के खुशी महसूस करो, जब तुम बग़ैर किसी वजह की खुशी महसूस करो तो यकीन कर लो कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। कितना अच्छा है। सम टाइम इंसान बिला वजह उसका दिल खुश होता है, बिला वजह बड़ा स्पार्क सा आपके अंदर होता है, तो उस वक़्त कोई ना कोई आपका चाहने वाला, आपका प्यारा, इवन आपके बच्चे ही आपके लिए दुआ कर रहे होते हैं। अच्छा, एक और है, किसी बुज़ुर्ग से पूछा गया, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ थोड़ी ड्रिज़लिंग होना शुरू हो गई है। चलें जी, इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए मैं आपको जल्दी बताती हूँ। किसी बुज़ुर्ग से पूछा गया कि रहम और कर्म में क्या फ़र्क है। फरमाया, जो तलब से मिले वो रहम है, जो तलब से मिले वो रहम है, यानी जो मांगने पर मिले वो रहम है, जो बग़ैर तलब के मिल जाए वो करम है, जो बग़ैर मांगे आपको अनायत हो जाए वो करम है। अच्छा जी, एक और है, कामयाब लोग दो चीज़ें इख्तियार करते हैं, मुस्कुराहट और ख़ामोशी। मुस्कुराहट मसले हल करने के लिए और ख़ामोशी मसलों से दूर रहने के लिए। एक और है, जब वो राज़ी होता है तो हर चीज़ को वसीला बना देता है। जब अल्लाह की कुदरत, अल्लाह ताला राज़ी होता है आपसे, तो कहीं ना कहीं से आपके काम के लिए, आपकी मुराद पूरी होने के लिए वो किसी न किसी को वसीला बना देता है। ठीक है, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा था। और फिर एक और है, जब कोई आपसे मदद मांगे, जब कोई आपसे मदद मांगे तो ये सोच लें कि उसने रब से मदद मांगी थी। आपसे मांगने से पहले उसने रब से मदद मांगी थी और रब ने उसे आपका पता दे दिया। कितना अच्छा है, सो ब्यूटीफुल। मुझे इतने अच्छे लगते हैं और मैं अक्सर इनको पढ़ती रहती हूँ। मौलाना रूमी से किसी ने पूछा कि जहर क्या है। मौलाना रूमी से किसी ने पूछा कि जहर क्या है। उन्होंने जवाब दिया, हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हो वो जहर है, ख्वाह वो क़ुव्वत हो, इक़्तिदार हो, दौलत हो, लालच हो या नफ़रत हो। एक और बहुत ही खूबसूरत, जिसको तो मैंने कई बार पढ़ा और मुझे हर बार वो बहुत अच्छा लगा। परिंदे जब खाते हैं तो इनका सर झुक जाता है। परिंदे जब खाते हैं तो इनका सर झुक जाता है। जब पानी पीते हैं तो निगाह आसमान पर उठ जाती है। जब पानी पीते हैं तो निगाह आसमान पर उठ जाती है। आजिज़ी और शुक्रगुजारी की खूबसूरत मिसाल है। ठीक है, आजिज़ी में सर झुक जाता है और शुक्रगुजारी में निगाह आपकी हमेशा ऊपर उठती है। हाउ ब्यूटीफुल, जिसने भी लिखा, जिसने भी सोचा, जिसने भी कहा। एक और मुझे बहुत अच्छा लगा, जब औलाद दुनिया की दौलत से अमीर बन जाए तो माँ बाप डर कर बात करते हैं कि कहीं औलाद नाराज़ ना हो जाए। जब औलाद दुनिया की दौलत से अमीर बन जाए तो पेरेंट्स, वालिदैन डर कर बात करते हैं कि कहीं औलाद नाराज़ ना हो जाए। लेकिन जब औलाद ईमान की दौलत से माला माल हो जाए, जब औलाद ईमान की दौलत से अमीर हो जाए, माला माल हो जाए, तो वो डर कर बात करती है कि माँ बाप कहीं नाराज़ ना हो जाए। ये भी कितना अच्छा है। और मुझे अपने एक दोस्त की बात बहुत अच्छी लगी, मिडिल एज्ड। वो कहते हैं जब हम छोटे थे तो अपने माँ बाप से डरते थे, हर बात में माँ बाप से डरते थे कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। अब जब हम बड़े हुए हैं तो हम अपने बच्चों से डरते हैं कि कहीं हमारे बच्चे नाराज़ ना हो जाएं। कोई चीज़ मांगी और हमने अगर उसमें मजबूरी ज़ाहिर की तो बच्चे नाराज़ ना हो जाए। इसलिए बच्चों की हर फरमाइश पूरी करना, उनको हर तरह से खुश रखना, ख्वाह वो दुनियावी चीज़ें क्यों ना हों। आजकल के पेरेंट्स का नस्ब लैन बन चुका है। बहुत फ़र्क आ गया है पेरेंटिंग में।
آپ کئی دفعہ مجھے پوچھتے ہیں کہ میں نوجوان نسل کے لیے کوئی ویلاگز بناؤں، تو نوجوان نسل خود اتنی سمجھدار ہے، اتنی وہ کیا کہنا چاہیے نالجبل ہے، اتنا اس کے پاس نالج ہے کہ اس کو سمجھانے کی اب کیا ضرورت ہے. اس کے ہاتھ میں دنیا کا نالج ہے جہاں وہ ہر طرح کا علم حاصل کرتے ہیں. تو ان کے اپنے ہی آئیڈیاز ہیں، اپنے ہی ان کے تھاٹس ہیں، اپنے ہی وہ دنیا میں مگن رہتے ہیں. بلکہ مجھے لگتا ہے کہ آج کل کی جو نئی نسل ہے اسے انسانوں کی ضرورت نہیں ہے. میں دیکھتی ہوں کمرے میں 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ماں باپ اور 2 بچے اولاد، چاروں کے چاروں فون پہ جھکے ہوئے ہیں فار آورز ٹوگیدر. کوئی آپس میں بات نہیں کر رہا. 4-6 بچے ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں، کمرے میں بیٹھے ہیں. میں دیکھتی ہوں، میں نے خود دیکھا ہے، ہر بچہ اپنے فون پر لگا، اور اگر بات بھی کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کو ٹیکسنگ کے ذریعے ایک دوسرے سے بات، تعارف، نام پوچھنا وہ تک نہیں کرتے. تو نئی نسل تو یہ ہے، اس کو میری بات کا کیا اثر ہوگا اور وہ میری بات کیا سنیں گے. وہ اپنے ماں باپ کی نہیں اب سنتے. اب تو ماں باپ آج کل کے جو ینگ پیرنٹس ہیں وہ تو یقیناً بچوں سے بہت ڈرتے ہیں کہیں بچے ناراض نہ ہو جائے. اس کی ایک وجہ یہ ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اب 1-2 بچے، میکسیمم 2 بچے، ہر گھر میں 2 بچے آپ کو نظر آئیں گے. ہم جب لوگ تھے، جب ہمارا بچپن تھا تو ہم گھر میں 10 بچے تھے. اب کون سے ماں باپ تھے جو ہر بچے کے ناراض ہونے کا خیال رکھیں؟ وہاں تو سب ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، ایک دوسرے سے کھیلتے تھے، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے تھے، ایک دوسرے سے لین دین تھا. میں چونکہ گھر میں اکیلی لڑکی تھی اس لیے میرا بہت زیادہ روب تھا بھائیوں پہ، اور بہت فرق پڑ گیا ہے، ٹائم بہت چینج ہو گیا ہے. اس لیے آپ کی یہ بات کہ میں نئی نسل کے لیے کوئی اچھے ویلاگز بناؤں، آئی تھنک نئی نسل کو اب ہماری باتوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم چھوٹے تھے تو ہم بزرگوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے کہ اپنے زمانے کی بات بتائیں، آپ کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، آپ کیا کرتے تھے، آپ کیسے کرتے تھے. لیکن آج کل کے بچوں کو بزرگوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے، وہ تو قریب نہیں آتے. تو اس لیے وہ میری ویلاگ یا میری بات کیا سنیں گے. باقی تھینک یو ویری مچ آپ کے مشوروں کا. آپ نے جو پوچھا ہے میں پوری کوشش کروں گی ان کو پورا کرنے کی. جو ریسیپیز آپ نے پوچھی ہیں ان کو میں پورا کرنے کی کوشش کروں گی. اور یہاں پہ چونکہ موسم اچھا ہے، دل بھی چاہتا ہے کہ میں یہ بھی بناؤں وہ بھی بناؤں آپ کے لیے. اگرچہ ریکارڈنگ کی وہ کوالٹی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہاں تو میرے پاس لائٹس بھی نہیں ہیں. میں تو جو نارمل لائٹس ہوتی ہیں اس میں ہی ویڈیو بناتی ہوں. لیکن کل جو میں نے بنائی تھی اچھی اس کی ریکارڈنگ ہو گئی تھی، کافی کلیئر تھی. تو سم ٹائمز کوئی ریسیپی بنانے لگتی ہوں لیکن اس میں 1-2 انگریڈینٹس جو ہے نا وہ گھر میں موجود نہیں ہوتے. اور یہاں نسیہ گلی سے یا کالا باغ سے کوئی چیز منگوانی خاصا اس کے لیے موڈ بنانا پڑتا ہے جانے کے لیے اتنی دور یا کسی کو بھیجنے کے لیے. تو اس لیے میں کوشش کروں گی کہ یہاں جو کچھ میں بنا سکی آپ کے لیے میں ضرور بناؤں. ٹھیک ہے. تو آج ہمیں ڈاکٹر خاور کے گھر لنچ پہ جانا ہے. تو 2 قدم پہ تو وہ گھر ہے. تو میرے پاس ٹائم تھا، میں کافی پہلے تیار ہو گئی تو میں نے سوچا چلیں آپ کے ساتھ گپ شپ ہی کی جائے. ٹھیک، اوکے، اللہ حافظ. اور یہ بغیر مائک کے میں بنا رہی ہوں، دیکھیے اب کیسا رہتا ہے.